जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यहाँ जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, पूर्णांक जो रहेगा आपका 100 नंबर का रहेगा। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट और नोट में रहेगा बच्चों प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें बहुविकल्पी, अतिलघु लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो एक एक नंबर का रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो 1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ जो है किस संस्कार से होता था बच्चों? यज्ञोपवीत, पवज्जा, मुंडन, उपनयन। तो सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? उपनयन हो जाएगा। यानी वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रारंभ होता था वो जो है उपनयन संस्कार से जो है होता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की जो है स्थापना का सुझाव दिया गया था। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा। 1854 के वुड के जो है घोषणा पत्र द्वारा जो है विश्वविद्यालय स्थापना की सुझाव दिया गया था, आधुनिक विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों बहुविकल्पी का हम लोग कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी बच्चों? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। निम्न में कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो बच्चों घ का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अनुप्रयोग का नियम, ये जो है शामिल नहीं है। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, जुआ खेलना, नींद। तो बच्चों ये जो है जन्मजात थोड़ी है कि जुआ खेलना जन्मजात है, लेकिन भूख है, प्यास है, नींद है, ये सब जन्मजात प्रेरक है, लेकिन जुआ खेलना है कोई जन्मजात प्रेरक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निश्चित उत्तरी प्रश्न रहेगा, ये भी जो है एक एक नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग निश्चित उत्तरी देखेंगे कि उपनयन संस्कार क्यों मनाया जाता है। तो उपनयन संस्कार क्यों मनाया जाता है, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? विद्या आरंभ उपनयन संस्कार से किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। उपनयन संस्कार क्यों मनाया जाता है, तो हम लोग उसका उत्तर देखेंगे कि जो है विद्या आरंभ उपनयन संस्कार से जो है किया जाता है। बस इतना लिखना है कि विद्या आरंभ जो है उपनयन संस्कार से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम लिखिए। तो बच्चों शिक्षा के 3 ध्रुव कौन है? छात्र, पहला छात्र दोस्तों, दूसरा कौन है? अध्यापक, दूसरा है जो है अध्यापक, ठीक है, और तीसरा है जो है पाठक्रम, पाठ्यक्रम, ठीक है। ये शिक्षा के बच्चों 3 ध्रुव के नाम है। यदि आप पूछेगा शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे छात्र, दूसरा दोस्तों अध्यापक, तीसरा है जो है पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई। सेंट्रल कमीशन की जो है नियुक्ति क्यों की गई? तो चौथा उत्तर देखेंगे हम लोग। सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? देखो उत्तर देखेंगे चौथा हम लोग। सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति जो है कोलकाता विश्वविद्यालय की जो है जांच के लिए की गई थी। सेंट्रल कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी बच्चों, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भूख कैसा प्रेरक है? भूख जो है कैसा प्रेरक है? तो भूख बच्चों एक जन्मजात प्रेरक है। भूख जो है एक जन्मजात प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने में दंड का क्या स्थान है। सीखने में जो है दंड का क्या स्थान है? तो चलिए आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सीखने में दंड का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह जो है सुधारात्मक होना चाहिए। सीखने में जो है दंड का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह जो है बच्चों सुधारात्मक होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न बच्चों जो है 4-4 अंकों का रहेगा, और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न 6 अंकों का रहेगा। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 10 अंकों का रहेगा। तो चलिए देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। यह कथन जो है बच्चों किसका है?
आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। यह स्टेटमेंट यानी कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। यह कथन स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी जी का है, जिसे राष्ट्रपिता बापू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है। पर्यावरण शिक्षा का जो है क्या महत्व है, आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है? चलो देखो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट से परीक्षाओं में पूछा भी गया है। चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, पर्यावरण की सत्य तथा तथ्यात्मक जानकारी देना पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, पर्यावरण की सत्य तथा तथ्यात्मक जानकारी देना। नंबर 2, जानकारी के आधार पर संभावित कारणों का पता लगाना। नंबर 3 जो है निकट भारीपन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को जो है जानकारी देना। नंबर 4 बच्चों, समस्याओं का जो है हल योजना। नंबर 5, समस्याओं को समझने हेतु मानव को जो है तैयार करना। तो बच्चों ये थे जो है पर्यावरण शिक्षा के महत्व है। आप इतना जो है लिख सकते हैं अगले उत्तरी प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है भाव स्पष्ट कीजिए। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का भाव स्पष्ट कीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो बच्चों इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की रुचि जो है बाह्य जगत यानी जो है बाहरी जगत में जो है होती है। इनका स्वभाव जो है आत्ते एवं गुण बाह्य रूप से में प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए ये भी अति लघुत्तरीय इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखो, इस परीक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस प्रणाली में प्रश्न छोटे छोटे बनाए जाते हैं और इसके जो है उत्तर भी छोटे होते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यानी जो है बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जिसमें 4 ऑप्शन रहता है, एक को टिक लगाना पड़ता है। ये छोटी प्रणाली है। नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं, सत्य असत्य या 1 या 2 शब्द में देने होते हैं। नंबर 3, प्रश्नों की संख्या लगभग 100 से 150 तक होती है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से चुने जाते हैं। नंबर 4, उत्तर चूंकि लंबे नहीं होते, वस्तु मूल्यांकन पर भाषा शैली और सुलेख आदि का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। 5 जो है प्रश्नों के सही उत्तरों की क्रम से एक तालिका होती है जो 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 उसी तालिका के आधार पर उत्तर जांचे जाते हैं। यह विधि इतनी सरल होती है कि एक मामूली पढ़ा लिखा बालक भी उत्तरों की जांच कर सकता है। वस्तु मूल्यांकन में विश्वसनीयता होती है। चलिए बच्चों, हम लोग लघुत्तरी प्रश्न में कुछ देख लिया जाएगा। नंबर 1 देखेंगे, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण क्या थे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण क्या थे? चलिए आइए इसको उत्तर हम लोग देखेंगे। उसके बाद बाढ़ आपदा प्रबंधन को समझाइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसको अपने मन से लिख सकते हैं। बाढ़ आपदाएं प्रबंधन कैसे आप कर सकते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ वगैरह। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण क्या थे, इसका उत्तर दिखेंगे जो 6 नंबर का है, एकदम पक्का है 2024 बोर्ड एग्जाम में। ब्रिटिश कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण क्या थे? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, अनेक शिक्षा शास्त्रियों एवं विद्वानों की जो है धारणा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में युग परिवर्तन का कार्य किया था, क्योंकि यह शिक्षा वर्तमान समाज की आवश्यकता के अनुरूप रोजी रोटी देने वाली शिक्षा थी। लोगों को इसके माध्यम से संसार के साथ संपर्क बनाने और अपनी बात को कहने तथा अंग्रेजी हुकूमत की पेचीदगियों की जानकारी करने में अभूतपूर्व मदद मिली है। सूक्ष्म दृष्टि से संपूर्ण शिक्षा पद्धति की समीक्षा करने पर इसमें अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पाश्चात्य शिक्षा को सीखने का अवसर भारतीयों को मिला, जिससे उन्होंने विज्ञान, औद्योगिकी तथा राजनीति आदि विषयों का अध्ययन किया और देश को जो है उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया। नंबर 2, भारतीय संस्कृति ने अंग्रेजों को अत्यधिक प्रभावित किया था। अंग्रेजी का ज्ञान हो जाने पर बच्चों अनेक भारतीयों ने भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में जो है किया। इससे अंग्रेजों को इनका अध्ययन करने का अवसर मिला और भारतीयों में भी अपनी संस्कृति एवं साहित्य के प्रति पुनः जागृति पैदा हुई, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है पुनर्स्थान पुनः हुआ। नंबर 3, अंग्रेजों ने भी भारतीय भाषाएं सीखी। इस प्रकार अंग्रेजी मातृभाषा वाले देशों में
हमारी भाषाओं का जो है प्रसार हुआ। नंबर 4, अंग्रेजों ने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया और उनके लिए शिक्षा संस्थाएं भी जो है खोली गई। नंबर 5, अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई, जिससे अनेक लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है क्या हुई दोस्तों, विकसित हुई। चलिए बच्चों, चलो हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो 10 अंकों का आता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। आप लोग डर जाते हैं कि लंबे हैं बच्चों, लेकिन बहुत सरल होते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। एक बार पढ़ लो, अपने मन से आप लिख सकते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, अथवा आधुनिक काल में भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। जहाँ भी बच्चों अथवा लग जाए, दो में से एक ही करना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, 10 अंकों का है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जहाँ भी अथवा लग जाए बच्चों, सिर्फ जो है एक ही करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तरों को, जो है आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 2024 के लिए बच्चों ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंस है। देखो, आपदा आपदा से आप क्या समझते हैं, कितने मॉडल से जो है पूछा जा सकता है। आपदा के प्रकार बताइए, अथवा प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी 2 प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। पूछा गया है कई वर्षों से। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताइए, इनमें से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, व्याख्या कीजिए। बाढ़ के कारणों की विवेचना कीजिए। बाढ़ के नुकसान से बचने हेतु कौन से उपाय किए जा सकते हैं, और बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, सब पूछे गए हैं, कई मॉडल से जो है परीक्षाओं पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। हेडिंग डालेंगे हम लोग, आपदा की परिभाषा। आपदा का अर्थ है बच्चों विपत्ति, अचानक होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर जैविक एवं भौतिक क्षति होती है, आपदा कहते हैं। प्रायः प्रकोप एवं आपदा शब्दों का प्रयोग समानार्थी रूप से किया जाता है, किंतु जो बच्चों इनकी पंडित में अंतर है। आपदा के साथ जन धन की जो है व्यापक क्षति जो है जुड़ी होती है। आपदा के प्रकार, देखो आपदा के समानता 2 वर्गों में बांटा जा सकता है बच्चों। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा जो है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं बच्चों, जो प्रकृति द्वारा जो है आती है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, भूस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। आंधी तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, चक्रवात। लेकिन बच्चों मानव जनित आपदाएं जो मानव द्वारा जो है होती है। देखो प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार के होती है, एक भूतली आपदा, एक है जो है वायुमंडलीय आपदा। भूतलीय आपदा किसे, जो भूतल यानी जो भूमि के अंदर से आपदाएं होती है, उसे जो है भूतलीय आपदा कहते हैं। जैसे बच्चों ज्वालामुखी, ये जो भूमि के तल से निकलती है, भूकंप, भूस्खलन, ये सब जो है भूतलीय आपदाएं हैं, जो भूमि के नीचे से निकलती है। और वायुमंडलीय आपदा किसे कहते हैं बच्चों, जैसे चक्रवात हो गया, देखो वायुमंडल जो आता है, आंधी तूफान हो गया, अतिवृष्टि और बाढ़, अनावृष्टि, सूखा, लू, शक्तिहार, शीतलहर, हिमावरण, हिमद्रोण, समुद्र तल में परिवर्तन, ये सब वायुमंडलीय आपदाएं हैं, ठीक है। और मानवीय आपदाएं कहें, देखो बच्चों मानवीय जो मानव द्वारा जो है आपदाएं होती हैं, ठीक है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक आपदा, एक जो है जैविक आपदा। भौतिक आपदा के अंतर्गत जैसे भूस्खलन हो गया, मृदा अपरदन, भूकंप, भूमंडलीय ताप वृद्धि, ओजोन क्षरण, ये सब इसके लिए बच्चों मानव जिम्मेदार है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, जैविक आपदा में जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गया, जीव जंतु का जो है लोप, संस्कृति अवक्षण, युद्ध वगैरह सब मानव के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, बाढ़ आपदा आप लोग जानते हो, ज़्यादा बारिश होने लगी। बाढ़ का बच्चों तात्पर्य किसी क्षेत्र में निरंतर वर्षा होने या नदियों का जल फैल जाने से उस क्षेत्र का जलमग्न होना है। वर्षा काल में नदियों का जल स्तर वर्षा के कारण अपने जल स्तर से ऊपर बहने लगता है और तटबंधों को जो है तोड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे आसपास के संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नदियों के किनारे स्थित गांवों तथा नगरों की जो है स्थिति भयावह हो जाती है। वास्तव में बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, किंतु जब यह मानव जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचाती है तो यह प्राकृतिक आपदा बन जाती है। विश्व की प्रमुख नदियां जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं बच्चों, उनके नाम इस प्रकार, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी आदि। ये जो है सिंधु पाकिस्तान, दजला फरात इराक, मिसिसिपी मिसौरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। यांगसी एवं हांगहो ये चीन में नदी बहती है। इरावदी म्यांमार तथा नाइजर नाइजीरिया। बाढ़ों के कारण दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। कोसी नदी को बच्चों बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आए दिन जो है तबाही मचा देती हैं, बाढ़ के लिए कुख्यात है।
कही जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का जो है शोक कहते हैं। लोग जो है शोक मनाते हैं बाढ़ का, क्योंकि तमाम फसलें वगैरह नष्ट हो जाती है, इसलिए बच्चों ये लोग शोक मनाते हैं, इसलिए इस नदियों को शोक कहा जाता है उस राज्य का। ठीक है। बाढ़ के कारण, क्या कारण है कि जो है बाढ़ क्या कारण है? देखो, भारत में भारी मानसूनी वर्षा या चक्रवाती वर्षा से नदियों का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि वह तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्रों में जलमग्न कर देती हैं। इससे जो है बाढ़ का आना जो है स्वाभाविक है बच्चों। भूस्खलन भी बाढ़ का एक कारण है। इससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे इसका जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। नंबर 3, वनों के कटाव के कारण भी जो है बाढ़ की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हिमालय में बड़े पैमाने पर वन विनाश की हिमालयी नदियों में बाढ़ के कारण है, क्योंकि बच्चों जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो मिट्टी को जो है जकड़े रहते हैं, बहुत सारी मिट्टियों को जकड़े रहते हैं। यदि बच्चों वृक्ष नहीं रहेंगे तो बाढ़ जरूर आएगा, क्योंकि मिट्टी कट के जो है बह जाएगी। ठीक है, तो पेड़ पौधे की बहुत बड़ी भूमिका है। बाढ़ों की हानियों से बचने के उपाय। बाढ़ों से बचने के लिए मानव समानता बहुत सारे उपायों को जो है अपनाता है, जिससे बाढ़ से छुटकारा पाया जा सके, परंतु यह तो प्रकृति प्रदत्त है जो प्रतिवर्ष न होकर साल 2 साल के अंतराल में आती रहती है। बिहार जैसे राज्य में बच्चों तो यह आम बात हो गई है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरा जब वहाँ बाढ़ का सामना ना करना पड़ा हो। बाढ़ से बचने के लिए मकानों का निर्माण ऊंचे स्थानों पर किया जाना चाहिए, निचले क्षेत्रों या नदी के तटों पर नहीं। बाढ़ के क्षेत्रों में विकास योजनाएं तथा जो है बहुमंजिली आवास योजनाएं लागू नहीं की जानी चाहिए। जल निकासी की जो है उचित व्यवस्था जो है होनी चाहिए। छोटे छोटे बांध तथा जलाशय बनाने चाहिए, ताकि बाढ़ का जल उनमें एकत्र हो जाए और विशाल क्षेत्र में ना फैल पाए। बाढ़ों से नगरों व गाँवों को जो है डूबने से और बांधों को टूटने से बचाने के लिए रेत की बोरी की दीवार जहाँ भी आवश्यक है बनाई जाना चाहिए। जो रेत की बोरी है उसी में रख देना चाहिए। ठीक है भैया। और दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों से बाढ़ की पूर्व चेतावनी देकर बाढ़ की हानि को जो है कम किया जा सकता है। बाढ़ में फंसे लोगों को भोजन के पैकेट पहुँचाने तथा उन्हें वहाँ से निकालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ की स्थिति गंभीर होने से पूर्व ही लोगों को बाढ़ क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए।